दाऊद और अरुण गौली इतने बड़े अपराधी हो चुके थे कि ये खुलेआम खूनी खेल खेल रहे थे। एक बदला लेने के लिए अरुण गौली जो है दाऊद के जीजा को मारता है, तो दूसरा बदला लेने के लिए AK-47 से मतलब 400-500 राउंड फायर जो है दाऊद अरुण गौली के लोगों पे करवाता है। शंकराचार्य जी गाड़ी से जाना चाह रहे थे, इसमें तो बुराई शंकराचार्य जी की थी, मतलब कि वो आप गाड़ी से जाना चाह रहे हो। फिर उसके बाद आप भीड़ लेकर जाना चाह रहे हो, तो भीड़ जो है उसमें थी, भीड़ को पुलिस ने रोका। हर तरफ से पुलिस की जो है वाहवाही हो रही थी कि भैया बहुत अच्छा काम किया। लेकिन जो सवाल उठ रहा था कि बटुकों की शिखा जो है खींच खींच कर मारा गया था। आप एक देखिए, मौनी अमावस्या का मामला, विवाद, उनसे पूछना कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी क्या आप शंकराचार्य हैं? पुलिस को किसने अधिकार दिया कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं? पूछिए। पुलिस को कैसे हैंडल करना चाहिए, योगी जी को आज सीखना चाहिए देवेंद्र फडणवीस जी से। आने वाले दिनों में मैं कहूँगा कि प्रधानमंत्री भी अगर वो बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जी प्रधानमंत्री बनेंगे? जी बिल्कुल बनेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि एक पूरी पार्टी को, जिस पार्टी ने आपका विरोध किया, वो पूरी पार्टी ही आपस में दो फाड़ में बट गई। अल्पसंख्यक आप किसको मानते हैं? हम आज ब्राह्मण भी 3% है, कौन सा आरक्षण प्राप्त? नमस्कार, मैं आनंद पांडे, आप देख रहे हैं रियल खबर पॉडकास्ट। मेरे साथ में इस समय मेरे अजीज मित्र और मीडिया में काफ़ी सालों से अनुभवी पत्रकार रहे हैं संदीप शुक्ला जी हैं, जो आज पेशे से एडवोकेट भी हैं और राजनीतिक विश्लेषण भी किया करते हैं। जो आज गतिविधियां देश में चल रही हैं उस पर चर्चा करने के लिए संदीप भाई जी मेरे साथ में इसमें पॉडकास्ट स्टूडियो में, इनसे बातचीत करना चाहूँगा और काफ़ी सारे मुद्दों को लेकर के मैं आज चर्चा करूँगा। जिस तरह से उत्तर प्रदेश हो, कई राज्य हैं इसमें सुर्खियों बनी हुई है और कई राज्यों में चुनाव भी होने वाले हैं आने वाले दिनों में, तो क्या कहेंगे? सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले आपको बधाई एक नई शुरुआत, नई पहल के लिए, और आपने एक क्रांतिकारी पहल की है, उसके लिए मेरे ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी ओर से। संदीप भाई, जिस तरह से देखेंगे तो अभिमुक्तेश्वरानंद, उत्तर प्रदेश तो हमेशा सुर्खियों में रहता है। भगवा, संत, उत्तर प्रदेश, सनातन पे सरकार, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, अभिमुक्तेश्वरानंद जी के लिए बारे में बस यही कहूँगा कि इनका विवादों से जो है चोली दामन का साथ है। समाजवादी की सरकार थी जिस समय उत्तर प्रदेश में, गौ सेवा और गाय को माता का दर्जा दिलाने के लिए जो है उन्होंने लाठी डंडे खाए, विरोध किया। अब भी उन्होंने यही सोचा था कि मैं विरोध करूंगा किसी गलत नीतियों का, गलत चीज़ों का, तो वही चीज़ होगी, लाठी डंडे पड़ेंगे। लेकिन ये लाठी डंडे वाली सरकार तो है नहीं। यहाँ तो अपराधियों की गाड़ी पलट जाती है। गाड़ी पलट जाती है बाबा के राज में। हाँ, गाड़ी जब देखो और पलट दूसरा जाएगी। एक नया अभियान वहाँ पे चल रहा है, आपसे उस पर थोड़ा सा पहले आकर मैं बात करना चाहूँगा। बाबा जी तो हैं हमारे लाइन पे। बाबा जी का नया अभियान है लंगड़ी। हाँ, तो आप देखेंगे कि आए दिन इनकाउंटर। नहीं, ये बाबा जी का अभियान नहीं है। अपराध मुक्त मैं बाबा जी जैसा मुख्यमंत्री और उनके कार्यकाल में जो उन्होंने जो आदेश दिए हैं, वैसा मुख्यमंत्री कोई नहीं होगा। लेकिन पुलिस का मनोबल जो बढ़ा है, ठीक है, पुलिस का लंगड़ी अभियान चल रहा है उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त। हाँ, अपराध मुक्त होना चाहिए। अपराध मुक्त को लेकर कोई विरोध नहीं है। महाराष्ट्र का एग्जाम्पल ले लीजिए। 90, 92, 93 के दरम्यान जो है अपराध किस तरह से जो है बोलबाला था, किस तरह से अंडरवर्ल्ड जो है उगाही करता था, प्रोटेक्शन मनी लेता था। उस समय जो है इनकाउंटर चलने लगे। इनकाउंटर जिस समय चले, अपराधी दबे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में तो चल रहा है ना। अगर उस समय की एक घटना आपको याद दिला दूं, दाऊद और अरुण गौली इतने बड़े अपराधी हो चुके थे कि ये खुलेआम खूनी खेल खेल रहे थे।
एक बदला लेने के लिए अरुण गौली जो है दाऊद के जीजा को मारता है, तो दूसरा बदला लेने के लिए AK-47 से कई राउंड फायर, मतलब 400-500 राउंड फायर जो है दाऊद अरुण गौली के लोगों पे करवाता है। वो मनोबल था। मतलब इतिहास में आज तक जो है कहीं अंडरवर्ल्ड का इतना बड़ा बोलबाला कभी नहीं रहा है, और वो एक इतिहास की सबसे यादगार, मतलब उस समय मैं भी जर्नलिस्ट रहा हूँ तो यादगार वो ये रिपोर्टिंग थी कि किस तरह से जो है अपराधियों का मनोबल बढ़ा था। लेकिन उसके बाद देखिए क्या हुआ। उसके बाद चाहे वो प्रदीप शर्मा रहे हों, बोर्डे रहे हों, सालस्कर रहे हों, दया नाइक रहे हों, ये सारे लोग, इन्होंने महाराष्ट्र पुलिस की वो जो कमान संभाली और अपराध मुक्त हुआ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? देखिए, कई बार जब पुलिस को आप स्वतंत्रता देते हो, उस स्वतंत्रता के बाद जो है कहीं ना कहीं उसका मिसयूज भी होता है, और ऐसा ही मिसयूज अब जो है उत्तर प्रदेश में हो रहा है। मिसयूज हो रहा है, या बाबा ने जो अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, भय मुक्त उत्तर प्रदेश, सुशासन, इस पे कार्य हो रहे हैं, या फिर लोगों में जो अपराधी हैं उनमें भय बढ़ रही है? नहीं, अपराधियों में भय बढ़ना चाहिए, लेकिन आप जो है जज मत बनिए, आप कोर्ट का नामो निशान मत खत्म कर दीजिए, आप जो है इस तरह की व्यवस्था मत लाइए, क्योंकि इसके बाद जो लोग वो व्यवस्था में जो अपने आप को ढालते हैं वो फिर अपने आप को जज समझने लगते हैं, और आज वही हो रहा है। शंकराचार्य जी की अगर मैं बात करूं, अभिमुक्तेश्वरानंद जी की जो बात कर रहा हूं मैं, आप एक चीज देखिए, एक व्यक्ति मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर घाट जाते हैं, वहां उनको रोका जाता है। रोकने की घटना जो है वो विवादों में आती है। उसमें विवाद सबसे ज्यादा क्या है? शासन ने वहां पे अपना पक्ष क्लियर किया है। मैं बता रहा हूं, वहां सबसे बड़ी बात यह आती है कि शंकराचार्य जी गाड़ी से जाना चाह रहे थे। इसमें तो बुराई शंकराचार्य जी की थी, मतलब कि वो आप गाड़ी से जाना चाह रहे हो। फिर उसके बाद आप भीड़ लेकर जाना चाह रहे हो, तो भीड़ जो है उसमें थी, भीड़ को पुलिस ने रोका। हर तरफ से पुलिस की जो है वाहवाही हो रही थी कि भैया बहुत अच्छा काम किया। लेकिन जो सवाल उठ रहा था कि बटुकों की शिखा जो है खींच खींच कर मारा गया था। सनातन धर्म में शिखा और बटुकों का जो सम्मान है वो हर कोई जानता है। ये वही हालत है जैसे गाड़ी पलटी थी, जैसे वो जो है लंगड़ा ऑपरेशन चल रहा है। मतलब शिखा वाले मामले को लेकर आप ये समझिए कि वो शिखा की भरपाई कैसे की जाए, तो शिखा की भरपाई ऐसे हो रही है। अब तो बाबा पे गंभीर आरोप भी लग रहे हैं। लगेंगे। देखिए, पर आज एक मकान में कोई गलत गतिविधि चल रही है, उस मकान में वो व्यक्ति क्या गतिविधि कर रहा है उससे ज़्यादा है कि उसका मालिक क्या कर रहा था, उसको रोक रहा था कि नहीं, उसे समझा रहा था कि नहीं, तो आरोप लगेंगे। लेकिन क्या मकान मालिक से पूछा गया? क्या पुलिस वाले, आप एक देखिए मौनी अमावस्या का मामला, विवाद, उनसे पूछना कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी क्या आप शंकराचार्य हैं? पुलिस को किसने अधिकार दिया कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं? पूछिए। अरे भैया वो भगवाधारी है, वो पंडित जी है, वो जाना चाह रहे हैं, आपने रोक दिया, बस बात खत्म। आप विवादित जो 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 चीज़ें राजनीति की रही हैं, पुलिस राजनीति के लिए नहीं है। उनको जो है सीधे तौर पर उन्हें मना करना था, भाई ये गाइडलाइन है, इस गाइडलाइन के हिसाब से आपको चलना है। आप मुझे बताइए, हम लोग जब भी कहीं जाते हैं, पुलिस की गाइडलाइन होती है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो कार्यक्रम होता है गणेश विसर्जन है।
उस दिन कई करोड़ लोग जो है सड़क पे इकट्ठा होते हैं, उस भीड़ में, वहाँ आने जाने में। जो गाइडलाइन पुलिस ने बनाया है वो करती है, ताजिया है, ऐसे कई, मतलब मैं किसी धर्म विशेष की बात जो नहीं भी कर रहा हूं। धार्मिक त्योहार होते हैं, अगर उसके बावजूद वहाँ अगर भीड़ देखकर कुछ लोग अगर उपद्रव कर रहे हैं तो उनके लिए भी या तो आप बैरिकेडिंग कीजिए, या तो फिर उनको जो है आप एक प्रॉपर सिक्योरिटी देके ले जाइए। ये वो कुंभ मेला नहीं था जिस कुंभ मेला में कई हजार लोग जो है वहाँ आए थे, और उसकी व्यवस्था आपको संभालना बहुत भारी पड़े। मौनी अमावस्या का स्नान था, ये स्नान उस लेवल का नहीं था कि जहां आप विवाद पैदा कर रहे हो। अब सोचिए उस समय कोई विवाद नहीं हुआ, जहां इतने लाख लोग आकर चले गए। ये मौनी अमावस्या जैसे कार्यक्रम में जो है कहीं न कहीं जिस तरह से आप देखेंगे कि मौनी अमावस्या को लेकर के विवाद हुए, शंकराचार्य वहाँ जाना चाहते हैं। सरकार ने अपना बयान में कहा कि हम शंकराचार्य को स्नान से नहीं रोक रहे हैं। अधिकारियों ने बयान दिया कि शंकराचार्य को स्नान से हम नहीं रोक रहे हैं, बट वह अपने भीड़ के साथ में और गाड़ी से जाना चाहते थे, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा भीड़ थी और भीड़ की होने की वजह से हम इन्हें रोका गया। या आप वही अगर वो पैदल चल के जाते, उनको गाड़ी लेके नहीं जाते, तो हम उन्हें जाने देते और स्नान करने देते। उसके बाद शंकराचार्य वहाँ से चले जाते। मान लिया यूपी पुलिस जो बोले वो सही, खाता ना बही, यूपी पुलिस जो बोले वो सही। आप मुझे बताइए, आपने रोका ना शंकराचार्य को, वो शंकराचार्य हैं नहीं हैं, किस पद पे हैं, किस से है, कौन डिसाइड करेगा? आप ये पूछने का अधिकार आपको क्या था? आपने रोक दिया, खत्म हो गई। आप राजनीति का हिस्सा बन गए। मैंने जैसे वही कहा कि आप डिसाइड नहीं करेंगे कि कौन आदमी शंकराचार्य है और कौन नहीं। क्या वहाँ शंकराचार्य को जाने की परमिशन थी गाड़ी से? चलिए मैं मान लीजिए कि वो शंकराचार्य नहीं थे, तो आपने ये क्यों पूछा? क्योंकि यूपी पुलिस को राजनीति करनी थी। वहाँ का मौनी अमावस्या का स्नान राजनीति नहीं, सनातन से जो है संबंध रखता है, श्रद्धा का विषय। और श्रद्धा में भी आप समझिए, सनातन धर्म, आज बीजेपी की सरकार जो है सनातन धर्म को एक अस्तित्व मानकर जो है, हम मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और सनातन एक दूसरे का जो है एक सपोर्टर है, एक दूसरे की को जो है सपोर्ट करते हैं। अगर सनातन राजनीति में सपोर्ट करता है तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होती है, और भारतीय जनता पार्टी सनातन को सपोर्ट करती है, इसलिए हम सुरक्षित हैं। उसी सनातन के बारे में ये भी कहा जाता है कि हमारे जो 4 पिलर हैं वो कौन है? यही 4 शंकराचार्य। 4 शंकराचार्य आपके पिलर है। जैसे लोकतंत्र में हम 4 पिलर की बात करते हैं, न्यायपालिका की, विधायिका की, कार्यपालिका की और मीडिया की। उसी तरह से वो सनातन धर्म के 4 पिलर है शंकराचार्य, लेकिन उनको लेके राजनीति पुलिस को नहीं करनी चाहिए। जिस तरह से बात करें तो अभी कुछ दिन पहले ही देखेंगे काफ़ी सारे ऐसे लोग अब निकल करके आ रहे हैं जो शंकराचार्य खुद की घोषणा करवा रहे हैं और शंकराचार्य बन करके बैठ रहे हैं। इससे आप सनातन धर्म को किस तरह से देखते हैं कि आने वाले दिनों में जिस तरह से कलयुग चल रहा है, इस युग में धर्म की हानि होगी, या हर शास्त्रों में वर्णित किया गया है, लेकिन आज जिस तरह से कोई भी आ रहा है, किसी को कोई भी, किसको यह अधिकार है भाई शंकराचार्य घोषित करेगा? शंकराचार्य 4 वेदों का ज्ञाता हो, 6 शास्त्रों को ज्ञाता हो, उसको आना अनुभव हो उस चीज़ों का, उसे शंकराचार्य। लेकिन आज कोई भी उठ के आ रहा है और शंकराचार्य बना, कोई भी आ रहा है महंत घोषित कर रहा है, अपने आप को घोषित कर रहा है। अब जैसे इनसे ही बाबा ने सदन में कहा अभी 4 दिन पहले कि आप देखिए कि कोई भी अपने आप को शंकराचार्य घोषित, अपने नाम के आगे शंकराचार्य नहीं लगा सकता, या फिर कुछ भी अपने आगे नाम लगा करके, इससे हमारे सनातन धर्म का अपमान होता है। ऐसा नहीं होगा। क्या सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश की सरकार देगी? उत्तर प्रदेश की पुलिस देगी सर्टिफिकेट? बाबा भी भगवाधारी है, बोल रहा हूँ ना बाबा भी भगवाधारी है, मैं बोल रहा हूँ ना। तो वो अपनी पीठ का कोई शंकराचार्य घोषित कर रहे हैं क्या? देखिए, योगी जी को लेके मेरे मन में बहुत सम्मान है। उनसे बेहतर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को ना मिला है, ना मिल सकता है। लेकिन वही ये इस तरह के विवादित बयान जो है ये राजनीतिक लाभ देंगे। वो कैसे देंगे वो भी मैं बताऊंगा आज आपकी इस बातचीत में। शंकराचार्य को चुने जाने की जो प्रक्रिया है
वो तीनों शंकराचार्य तय करेंगे। जिस गद्दी पे थे वो गद्दी तय करेगी। वो गद्दी पे से संबंधित उनको जो है आशीर्वाद मिल चुका है, उसके कागजात उनके पास हैं। 3 में से 2 शंकराचार्य इन्हें समर्थन दे चुके हैं। एक शंकराचार्य जो है वो तटस्थ है, ना इनको समर्थन दिया है ना इनका विरोध किया। मामला कोर्ट में है। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार, क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस कोर्ट से ऊपर हो गई है? क्या कोर्ट ने अब ये तय कर देंगे? देखिए, ये विवादित मामला है। आज देखिए, पुलिस को कैसे हैंडल करना चाहिए, योगी जी को आज सीखना चाहिए देवेंद्र फडणवीस जी से। अब ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र में मैं बैठा हूं इसलिए देवेंद्र जी की तारीफ कर रहा हूं। आप याद करिए, हर विकट से विकट परिस्थिति में तटस्थ रहते हैं। वो उनकी जो भूमिका होती है इतनी सटीक होती है, और आक्रामक देवेंद्र जी भी है। और आने वाले दिनों में मैं कहूँगा कि प्रधानमंत्री भी अगर वो बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। देवेंद्र जी प्रधानमंत्री बनेंगे? जी बिल्कुल बनेंगे। किस आधार पे आप कर रहे हैं? देखिए, राजनीति की समझ देवेंद्र जी की जो है वो बहुत तगड़ी है। आज आप देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि एक पूरी पार्टी को, जिस पार्टी ने आपका विरोध किया, वो पूरी पार्टी ही आपस में 2 फाड़ में बट गई हो। 2 फाड़ में बटी, लेकिन उसने अपना मुखिया ही बदल दिया हो। तो उनको चाणक्य का इसीलिए कहा जाता है ना। चाणक्य इसीलिए कह रहा हूँ कि चाणक्य जो है ये ऐसा चाणक्य है कि ये सत्ता पे बैठने वाले चाणक्य है। ये चाणक्य ये नहीं कि पीछे से बैठ के मैं आपको जो है राजा बनाऊंगा। और जिस तरह से इनकी जिम्मेदारी देखिए, आपको उत्तर प्रदेश दिया, उत्तर प्रदेश जीत के लाए, गोवा दिया, गोवा जीत के लाए, बिहार दिया, बिहार जीत के लाए। ये जहाँ गए हैं, मतलब कुछ हद तक देखिए मोदी जी से इनकी कार्यशैली जो मिलती जुलती है। मोदी जी ने जहां कदम रखा वहां वो जीते। तो देवेंद्र जी से सीखने की जरूरत है। मोदी जी ने फिर बंगाल में क्यों नहीं जीते? कदम तो वहां भी रखे थे। देखिए, बंगाल कुछ हद तक जो है चीजें, भौगोलिक स्थिति वहाँ अभी सर आ रहा है। सर इसीलिए आ रहा है कि वो जो रणनीति है, जिस रणनीति में मतलब बाहर के लोगों को आपने वोटर बना के जो वहाँ आप खेल रहे हो, ये समझ में आ गया चुका है सरकार को। उन्होंने कहा माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। हाँ, बुलाया, लेकिन वो तीसरी बार, और माँ गंगा ने जहाँ जहाँ बुलाया है उनको भर भर के आशीर्वाद दिया। तीसरी बार वह प्रधानमंत्री बनते हैं, उत्तर प्रदेश की भूमि से निकल के जाते हैं। उत्तर प्रदेश भूमि का एक अपना आपका महत्व है। भगवान राम वहाँ पे जन्म लेते हैं, भगवान कृष्ण जैसे देवता वहाँ पे पैदा होते हैं। और एक देखेंगे तो श्रद्धा का स्थान जो है सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है, जहाँ पे भगवान शिव से लेकर काशी से लेकर के कृष्णा तक, कृष्णा से लेकर के राम तक निकल के आते हैं। जग में सुंदर हैं 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बट अगर आप देखेंगे इस पावन धरा पे, तो आज जिस तरह से बटकों की शिखा खींचना, सनातन धर्म, आस्था, आज लोगों की आस्था कहाँ जा रही है, किस डगर पर है? तुम डगर डगर हम सहर सहर, तुम नगर नगर हम डगर डगर, तो कैसा है? देखिए, आपने बहुत अच्छा बोला कि जग में 2 सुंदर 2 नाम, चाहे राम कहो चाहे कृष्ण। मैं ऐसा नहीं कहूँगा। चाहे राम कहो नहीं, राम कहो और कृष्ण कहो, क्योंकि उत्तर प्रदेश का 2 ही मुद्दा है। नहीं, देखिए, एक राम मंदिर बन चुका है और कृष्ण जी अपनी एक सटीकता से आपको समझा देते हैं। सीताराम कहते हैं लोग, क्या कहते हैं? बात में कहीं और की नहीं, उसी पे जा रहा हूँ मैं। जैसे सीताराम कहते हैं या फिर राधे श्याम, राधे श्याम, सीताराम। शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि इस संसार में राम नाम जो है एक ही है, कृष्ण नाम एक ही है। वह विष्णु के अवतार हैं, उसमें कृष्ण रूप में आए, विष्णु के अवतार में ही राम रूप में आए, भगवान राम। आप जो है अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की बात कर रहा हूँ।
राम आ चुके हैं, राम राज कब? कृष्ण जो है अपने मंदिर के इंतजार में है। राम आ चुके, लेकिन बीजेपी वहाँ हार जाती है राम को लाने के बाद, और गाना है कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, फिर से हम भगवा लहराएंगे। देखिए, राजनीतिक समझ जो है, जो परिस्थितियां हैं, उसमें कोई एकाध सीट हार जाना मतलब ये नहीं। अरे कि लेकिन आप अयोध्या जहाँ जो राम है, लाए हो, अयोध्या जो है इतना भगवान राम उस के सीट लिए। का नाम क्या है? अयोध्या नहीं, अयोध्या नहीं है। अयोध्या सीट से आ रही बीजेपी। फिर से पता करिए। अयोध्या सीट से आ रही। नहीं, क्या नाम उसका? मिल्कीपुर। हाँ। तब अब कैसे अयोध्या करें? देखिए, अयोध्या कोई लोकसभा क्षेत्र नहीं, हाँ। और जहां से हारे हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य रहा है कि हम लोग सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री, सबसे ज़्यादा बड़े बड़े नेता देने वाला वो प्रदेश रहा है। उसके बावजूद राजनीतिक चर्चा भी वहीं से शुरू होती है, और राजनीति में दिल्ली अगर जाना है तो पहले उत्तर प्रदेश जीतना। बस, और उसके बावजूद जो है उपेक्षित रहा, कभी विकसित नहीं हुआ। हमेशा आज जो है 21वीं सदी में भी हम जो है अपराध मुक्त की बात कर रहे हैं। आज जो है लंगड़ी घोड़ी की कहानी सुनी जा रही है। आज शंकराचार्य को जो है केस बनाया जा रहा है। मतलब सोचिए उत्तर प्रदेश की दुर्दशा क्या है। और ऐसे में आप कहो कि एक सीट से हम इसलिए हार गए, वहाँ जाति की राजनीति बहुत हावी है। और मैंने कहा था कि आपको मैं बताऊंगा, ये जो कहानी है, शंकराचार्य पर FIR, शंकराचार्य को जेल, ये कहानी भी राजनीति और वोट से ही जुड़ी हुई है। आने वाले नहीं, एक साल में चुनाव भी है। आज उत्तर प्रदेश में एक माहौल बनाया जा रहा है कि शंकराचार्य को ब्राह्मण मानते हैं, जबकि वो सनातन के 4 स्तंभ हैं। ब्राह्मणों के मांगने को लेकर उसकी राजनीति इस तरह से उत्तर प्रदेश में फैलाई जा रही है कि इससे जो है सिर्फ ब्राह्मणों को जो है हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे बाकी की दूसरी जो जातियां हैं वो आपस में एक हो जाए। और ये सोची समझी राजनीति है। आप बहुत अच्छे मुद्दे पे आए, मैं आप उसको आगे लेके जाना चाहूँगा। कंटिन्यू। UCG, सरकार ने एक नया विषय लाया, UCG। आप एडवोकेट भी हैं पेशे से, तो उसका अच्छा विश्लेषण कर सकेंगे, ये मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ, क्योंकि जो भ्रांतियाँ हम लोगों से दूर करें। UCG क्या है? देखिए, UGC को लेकर जो है हमने नहीं उसका आज मैंने कई लोगों से चर्चाएं की, जिसमें वो लोगों ने कहा कि आप UCG को समझ नहीं पा रहे हैं। UCG क्या है उसको पहले समझना पड़ेगा। वही नहीं तो मैं जानना चाह रहा हूँ, मैं आपको और भी विषयों में ले जाना हूँ। मैं बता रहा हूँ। रोहित बेमुला नाम के एक शख्स थे। रोहित बेमुला के साथ जो है जिस तरह की घटना हुई है, उसके बाद से एक कमेटी बैठी। उस कमेटी ने आपस में एक निर्णय दिया कि UGC बनाकर ऐसे कुछ छात्र जो विशेष जाति या विशेष समुदाय से आते हैं, उनके लिए जो है एक ऐसा एक सिस्टम तैयार किया जाए जिसमें अगर उनके साथ अत्याचार हो तो उसके लिए जो है प्रावधान तैयार किया जाए, जिससे जो है न्याय मिले, जो अपने आप में जो है न्याय मिले, जो अपने आप में बहुत बुरा। ठीक है। आपको आज आप सोचिए, बतौर एडवोकेट भी मैं ये कहूँगा और लोगों से ये भी प्रार्थना करूँगा कि हर बच्चे को वो एक समान देखें, चाहे वो रोहित बेमुला के साथ हो, चाहे वो मेरे बेटे के साथ हो, चाहे वो आपके बच्चे के साथ हो। लेकिन इसमें हम मानते हैं कि किसी भी बच्चे के साथ अगर अत्याचार हुआ, किसी भी बच्चे के साथ अगर कॉलेज में स्कूल में रैगिंग हुई, किसी भी मामले में, चाहे अमीरी गरीबी के मामले में, चाहे दूसरे मामले में कहीं भी ट्रोल हुआ, तो ये नहीं होना चाहिए। इस पर अपराध दर्ज होना चाहिए, केस दर्ज होना चाहिए और उन्हें जो है जेल में जाना चाहिए। तो ऐसे में सिर्फ एक जाति विशेष के लोग क्यों? ठीक है, एक जाति विशेष। आज जैसे आप वहाँ पे आप बात करते हो, क्षमता की बात करते हो कि हम घर घर में हम बराबर रहेंगे, हम सबके बराबर हैं, क्षमता लाएंगे, समानता का अधिकार है, कानूनन समानता का अधिकार है।
लेकिन जिस तरह से अब अपर कास्ट के लोग वहाँ पे जाते हैं, कोई बहुत सारे लोग तो कहते हैं पंडितवा जा रहा है, हमको पंडितवा बोलते हो चलता है। हाँ वही देखिए, और लेकिन अगर उनको हम आपने सर एक बात जो कही है, मैं उस बात पे मैं आपको कहता हूँ, वो ठाकुर जाता है चलता है। एक समय था, उस समय रहा होगा, या हमने तो उस समय नहीं देखा कि कभी हमने भेदभाव की भावना रखी हो। मैं महाराष्ट्र में पढ़ा लिखा हूँ, मेरा कॉलेज खार में था। मैं जब कॉलेज पढ़ता था तो मेरे साथ जो बच्चे पढ़ रहे थे उसमें दलवी थे, मोहिते थे, जाधव थे, तांबे थे। ये मेरे मित्र रहे हैं और लंगोटी मित्र रहे हम लोग। यहाँ तक कि हम आपस में टिफ़िन शेयर करते थे। जो स्कूल में हम टिफ़िन लेके जाते थे वो टिफ़िन शेयर करते थे, हम लोग एक टिफ़िन में खाते थे। अब आप मुझे बताइए कहाँ आया भेदभाव? उस समय तो हमको पता भी नहीं थे कि आखिर ये बिरादरियां होती क्या हैं, किस तरह की बिरादरी, किस तरह का विरोध। जब हम बड़े हुए, जब हम और समझदार हुए, तब जाके ही हुआ कि अरे ये तो अत्याचार हो रहा है। और ये अत्याचार क्यों हो रहा है? सिर्फ राजनीति और वोट लेने के लिए। यही महाराष्ट्र है। यहाँ आपको उकसाया जाता है मराठी बोल, यहाँ उकसाया जाता है कि हिंदी नहीं चलेगी, यहाँ उकसाया चलता है कि आप अपने प्रांत चले जाओ। क्यों हो रहा है? मराठी बोलने से राज ठाकरे को क्या फ़ायदा हो जाएगा, या उद्धव ठाकरे को क्या फ़ायदा हो जाएगा? अगर एक उत्तर भारतीय उत्तर प्रदेश चला गया, एक बिहारी बिहार चला गया, एक पंजाबी पंजाब चला गया, एक राजस्थानी राजस्थान चला गया, एक गुजराती गुजरात चला गया, इसमें राज ठाकरे उद्धव ठाकरे को क्या फायदा हुआ? आप अच्छे मुद्दे मैं कह रहा हूँ। हाँ, पूरा मुझे एक बात बताइए, क्या मैं जो व्यापार कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, पत्रकारिता कर रहा हूँ, वकालत कर रहा हूँ, क्या वो जॉब, वो नौकरी उद्धव ठाकरे को चाहिए? भाई आप मुझे बताइए, आज के डेट में काम करने वालों के लिए काम की कमी नहीं है। आज काम करने वालों के लिए काम, मतलब आप हर लोगों की कमी, किसी भी इंडस्ट्रियल स्टेट में चले जाइए, किसी भी जगह आप चले जाइए, वहां आपको पाहिजे के बोर्ड, वांटेड के बोर्ड लगे दिख जाएंगे। वर्कर नहीं मिल रहे हैं, काम करने वाले। और ऐसे में आप जो है लोगों को भेज रहे हो, ये आपकी राजनीति नहीं तो क्या? कि एक को अगर मैं अगर मारता हूँ, एक को अगर मैं विरोध करता हूँ, तो ऐसे में यहाँ का जो क्षेत्रीय लोग हैं वो मुझे अपना मसीहा मानेंगे, वो मुझे अपना सपोर्ट देंगे, वो मुझे वोट देंगे। हालांकि जनता भी अब ये समझ चुकी है। अब ये जो महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, जानती है, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, उसमें देखिए जवाब मिल गया सबको, सबका उत्तर सबको मिला। हाँ, सबको मिल गया। महानगर पालिका चुनाव ने सीधे सीधे तौर पर दिखा दिया कि नफरत की राजनीति करोगे तो आप घर बैठोगे, ना चालो ना चालो। क्योंकि नफरत की राजनीति के लिए नहीं, हम सब एक है तो सेफ है। हाँ, जैसे मोदी जी कह रहे हैं वो परफेक्ट लाइन है। लेकिन हम सब एक हैं तो सेफ है। आप एक तरफ एक सेफ एक होने की बात कर रहे हैं और सेफ होने की बात कर रहे हैं, सनातन की बात कर रहे हैं, वहीं पे जैसे यूसीजी जैसे विषयों को ला करके डिवाइड नहीं हो रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में आप जाके देखिए क्या कंडीशन है। आज सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा है। और दूसरी बड़ी विषय, आपको मज़ेदार कहानी बताता हूँ, जिनके लिए कानून लाए गए हैं वही तब दफली पीट रहे हैं कि बीजेपी तुम्हारी कबर खुदेगी, बीजेपी तुम्हारी कबर खुदेगी। जिनके लिए कानून लाए गए वही दफली पीट रहे हैं। देखिए, भाजपा मैंने बताया जैसे मराठी वाले मुद्दे में एक समाज है जिसे दिन रात नफरत सिखाई जाती है, और फिर समता का अगर वो नफरती समाज है, देखिए वही राजनीति के लिए ना। आज रावण, चंद्रशेखर रावण जो है, ये दिन भर क्या करते हैं? मायावती दिन भर क्या करती है? अरे भाई, मायावती का आप बहुत अच्छे मुद्दे पे आए। ये आप काफी अच्छे मुद्दे मैं कंप्लीट कर लेने दीजिए। आज के डेट में ये लोग जो है सिर्फ नफरत की बात करते हैं। बाबा साहब आम्बेडकर के साथ ये हुआ, बाबा साहब आम्बेडकर ने ये आंदोलन किया, उनको भी ब्राह्मणों ने पढ़ाया। वही उसी चीज़ों पे मैं कहना चाह रहा हूँ। पढ़ाया लिखाया वो बहुत छोटी चीज़ है। जो उपनाम होता है, जो सरनेम होता है, वो दिया। आज हमारे जितने धार्मिक
ग्रंथ हैं, किसने लिखा है? हम सर माथे पर लगाते हैं। ये भेदभाव के कारण, छुआछूत के कारण हम वो सर माथे पे लगाते। आज आप बताइए ना, हमने किस राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी, हम उनका सम्मान करते हैं। जुडिशरी हो या अलग अलग आपके अधिकारियों को ले लीजिए, किसी भी समुदाय के हों, उस कुर्सी का सम्मान करते हैं, हम उनके लिए जो है खड़े होते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। ऐसे में अगर आप ये कहो कि कहानी सुन के कि भाई हमारे बाप दादाओं पे बड़ा अत्याचार किए हो इसलिए हम बदला ले रहे, तो ये गलत है। कल की एक घटना है उत्तर प्रदेश की कि एक वैश्य था, उसके घर में एक शेड्यूल कास्ट घुसता है और घुसता उसके लड़की के साथ में पाया जाता है, थाने पे जाता है, सारा कुछ विषय होता है, लेकिन लास्ट में यह कहना पड़ता है कि भैया, वो बोलता है कि मैं उससे शादी करूँगा। शादी करनी कोई बड़ी बात नहीं है, शादी तो आज भाई ठीक है, कोई किसी से भी कर ले रहा है, कहीं भी कर ले रहा है, ये सारे चल रहे हैं। घुसता है, चला जाता है, घर में काफ़ी सारे विवाद होते हैं। विवाद होने के बाद में वह अब इतना कि मतलब उसके घर के अंदर वह व्यक्ति पाया जाता है और इस पर विषय सवर्ण और दलित का आ जाता है। फिर इन सब चीज़ों को किसी तरह से मैटर वहाँ जो होता है शांत होता है। शांत होने के बाद कल यही बात हमारी एक कॉलेज में बच्ची पढ़ रही हो, कोई दलित समाज का कहे कि यह तो सवर्ण समाज की है और इसने मुझे दलित बोल दिया या मेरे नाम ले, तो उसके ऊपर मामला दर्ज होंगे या नहीं? बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। अब आप सोचिए, तो सिर्फ कहाँ मैं नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, जो ये मामला है, यहाँ हो सकता है वो लड़की की रजामंदी हो या वो लड़का गया है वहाँ उसकी रजामंदी से गया है। जो यूजीसी कानून आ रहा है, एक कॉलेज के क्लासरूम में एक महिला बैठी है, मैं उस पर बाद में बात करता हूँ, और उसमें जो है एक लड़का जो है समुदाय विशेष का लड़का जो है उस कमरे में चला गया, उसके साथ कोई बदतमीजी कर दी। बाहर निकल कर आता है, जब लोग विरोध करते हैं वो जाकर सिर्फ इतना कहता है कि इसने जो है मुझे अंदर मेरी जाति सूचक और इन बातों को लेकर कहा है। तो उसकी छेड़खानी का मामला, उसकी रेप का मामला जो है छोटा हो जाएगा और यूजीसी के चलते जो है उस लड़की पे जो है बड़ी केस हो जाएगी और उसे जो है ना बेल मिलेगी ना कुछ मिलेगी और उसे सुनवाई तक जो है जेल में रहना होगा। ये यूजीसी आपने जवाब दे दिया कि क्या यूजीसी आप पूछे थे और उसमें क्या तकलीफ़ होगा, वो ये तकलीफ़ होगा। अगर ये कानून इम्प्लीमेंट हुआ तो आने वाले दिनों, जैसे अब बात करें, आज अगर हर वर्ण है, कोई 60% है, कोई 30% है, कोई 40% है, कोई 2% है, कोई 4% है, ठीक है। आज ब्राह्मणों की संख्या कितनी है पूरे भारत में? 3%, 3.5%, 4% होगी लगभग। लेकिन हम अल्पसंख्यक नहीं हैं। वो तो 4 रुपये का फॉर्म भरते हैं, हम तो 4,000 का फॉर्म भरते हैं, हमारे बच्चे भरते हैं। लेकिन हमारे यहाँ भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको खाने की व्यवस्था नहीं है, शाम के चूल्हे कैसे जलेंगे उनकी व्यवस्था नहीं है, लेकिन वह भी 4,000 का फॉर्म अपने बच्चे के लिए भर रहे हैं, भरना पड़ रहा है। यह कब खत्म होगा? ठीक है, मैं ये मानता हूँ, अगर भेदभाव खत्म करना है तो ये सब सारी चीज़ें कब खत्म होंगी? मैं ये मानता हूँ कि जब तक इस देश में आरक्षण जैसा जहर है तब तक ये भेदभाव नहीं खत्म होगा। फिर मैं आपकी बात आपको कह रहा हूँ, मैं बीच में देवेंद्र फडणवीस जी की बात कर रहा था। उत्तर प्रदेश में अब देखिए, वहाँ एक मौनी अमावस्या का स्नान है, एक छोटा सा कार्यक्रम, उसमें जो है पुलिस अपने आप को फेल साबित करती है। यहाँ मराठा आंदोलन चला, कई लाखों की तादाद में जो है वहाँ प्रदर्शन, यहाँ धार्मिक आस्था के लिए लोग इकट्ठा हुए थे, यहाँ धार्मिक क्रियाकलाप के लिए वहाँ इकट्ठा हुए थे, वहाँ बाकायदा विरोध के लिए इकट्ठा हुए थे। सरकार का विरोध था, सत्ता का विरोध था। देवेंद्र जी जितनी चालाकी, जितनी चतुराई से उन्होंने उस चीज़ को हैंडल किया। और अब दूसरी चीज़ देखिए, आपने कहा ना चाणक्य, कितना बड़ा चाणक्य देवेंद्र जी हैं, आप इससे अंदाज़ा लगाइए।
बाहर बैठी जितनी विरोधी पार्टियां थी वो एक कदम समर्थन के लिए बढ़ाती तो 2 कदम पीछे जाती कि समर्थन नहीं देंगे, क्योंकि बीजेपी है, कोई अगर गेम खेल गई तो पूरी क्रेडिट ले जाएगी। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, मैं वो अल्पसंख्यक हैं, बाकी लोग अल्पसंख्यक बन जाते हैं। हाँ, पूरी बात सुन लीजिए। कोई उनको समर्थन करने को तैयार नहीं था। किसी ने उस समय जो है उनकी समर्थन की बात नहीं कर रहा था। हर आदमी अपने अपने स्वतंत्र रूप से जो है मराठा आंदोलन को समर्थन कर रहा था। और बाद में किया किसने? देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस कौन है? ब्राह्मण नेता है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री जरूर है लेकिन ब्राह्मण नेता है। महाराष्ट्र में हमेशा से ये कहा जाता है कि यहाँ तो या तो मराठा राजनीति चली है या फिर जो है दलित राजनीति चली है यहाँ पे। लेकिन आप एक चीज़ देखिए, यहाँ के जो समुदाय था, जो सबसे इतने दिनों से जो जूझ रहा था जिस समस्या को लेके, उसकी डिमांड पूरी कौन करता है? एक ब्राह्मण। एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री जो है वो जब सत्ता पे होता है तो वो पूरी करता है। ऐसे ही आप अलग अलग मुद्दे लीजिए। अगर अब आप आइए आप अपने सवाल पर, अगर हम जो है नहीं मेरा ब्राह्मण हो या ब्राह्मण सवर्ण कोई हो। नहीं, मैंने कहा कि आज कास्टिज्म अपनी चरम सीमा पर है। आप देख रहे हैं जिस तरह से, और सरकार, मोदी सरकार का एक लक्ष्य था कि भाई समता लाएंगे हम सनातन, चाहे वो संघ का भी विचार है, भाई हम समता लाएंगे सनातन। अब अल्पसंख्यक आप किसको मानते हैं? हम आज ब्राह्मण भी 3% है, कौन सा आरक्षण प्राप्त है? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आरक्षण नहीं चाहिए। संविधान आरक्षण ब्राह्मणों जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बाबा साहब आम्बेडकर खुद उसमें लिख रहे हैं कि अगर ये जो आरक्षण का मामला है, अगर ये 10 साल के भीतर जो है इसे ख़त्म नहीं कर दिया गया तो आने वाले दिनों में या सालों में, कुछ वर्षों में ये विभाजन का कारण बनेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कोई सरकार नहीं कह रही है। जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, जिन्होंने संविधान लिखा है, उन्होंने ही कहा था कि आरक्षण का जो जहर है ये 10 साल तक, इसके बाद इसे समाप्त कर देना चाहिए। अब फिर कह रहा हूँ मैं, अगर आपको छुआछूत खत्म करना है, अगर आपको समानता लाना है, तो सबसे पहले ये हिस्सा जो है वो खत्म होना चाहिए कि आरक्षण गरीबी के आधार पे दो। आप आरक्षण देकर क्या करना चाह रहे हो? जो गरीबी रेखा के नीचे जो व्यक्ति है, जो व्यक्ति समाज के मुख्य धारा में नहीं आ रहा है, आप उससे मदद करना चाह रहे हो तो दीजिए ना। आज जितने बड़े नेता हैं, आज जितने बड़े अधिकारी हैं, इन्हीं के बच्चे आरक्षण का फायदा ले रहे हैं। किस गरीब को फायदा मिल रहा है? 2-3 मामला, एक IAS महिला का मामला हुआ था, इसी महाराष्ट्र में हुआ था, अगर आपको याद होगा। इंक्वायरी बैठी थी, गलत तरीके से जो है उन्होंने जो है फॉर्म भरा था और चयन उनका हुआ था। तो ऐसे में, और वो किसकी बेटी थी? वो भी एक IAS की, उनके परिवार में IAS बहुत सारे रहे। तो आप एक चीज़, अगर आप वही व्यक्ति बार बार फ़ायदा लेगा तो उस गरीब आदमी को वो फ़ायदा नहीं मिलेगा जो सही मायने में उसका हकदार है। आप ये कहिए कि भैया मैं दलित परिवार को ही दूंगा आरक्षण, लेकिन जिसने फ़ायदा ले लिया, हालांकि ये प्रावधान है कि अगर आपने फ़ायदा ले लिया है तो आपको दूसरी बार जो है आपके परिवार को ये फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन लोग ले रहे हैं क्योंकि अधिकारी हैं, बड़े पद पे हैं। उसके लिए जो है कानून जो है सख्त रही है। वही फिर उपाध्याय जी, एडवोकेट उपाध्याय जी जैसी बात हो जाएगी कि कानून बदलना होगा। आपको कानून सख्त होना चाहिए कि भाई अगर मैं इस चीज़ में पकड़ा गया तो मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ, मेरे बच्चों के साथ बहुत अनिष्ट हो सकता है, तो लोग उसको जो है पालना शुरू करेंगे। नहीं तो आज आपके पास कानून जो मनवाने के लिए जो तरीका है वो गलत है। तो ऐसे में गरीबी के आधार पर अगर मैं आरक्षण देता हूँ तो निश्चित तौर पर समानता आएगी और उस गरीब आदमी को, जो गरीब व्यक्ति वाकई में उस चीज़ का हकदार है, वो अपनी चीज़ें पाएगा। तो निश्चित तौर पर अगर समानता लानी है तो आपको सबसे पहले तो ये आरक्षण खत्म करना होगा।
जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे देश के राष्ट्रीय कवि थे रामधारी सिंह दिनकर ने, उन्होंने लिखा था, एक कविता लिखा था कि पृथ्वी का नेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किए जग में रहकर काम किए। तो देवेंद्र जी की बात करेंगे तो 24 घंटा वाले हैं। 24 घंटा में कभी भी आप देखेंगे तो कहाँ है, यहाँ मूवमेंट, वहाँ मूवमेंट, यहाँ कई नेता ऐसे हैं जो देखिए, आज उस कुर्सी पे वही व्यक्ति पहुंचता है जो 24 घंटा काम करता है, जो अपना सर्वस्व जो है आलस छोड़कर सर्वस्व अपना लुटा देता है, वही उस कुर्सी पे पहुंचता है। तो उस कुर्सी पे जितने लोग पहुंचे हैं, जितने मुख्यमंत्री या नेता पहुंचे हैं, उन्होंने समय नहीं देखा, उन्होंने मेहनत की है, इस बदौलत पहुंचा है। लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे खास होते हैं जो अपनी रणनीति, अपने कामकाज, अपनी चीज़ों को जो है पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं। जाते जाते मैं एक प्रश्न की तरफ जाना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश में क्या 5-6 राज्यों में हाल में ही चुनाव, एक साल में चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर के तैयारियों में तो सारे लोग जुट ही गए हैं। आप देख रहे हैं, जैसे आपने मायावती की भी बात छेड़ा, अखिलेश की भी बात छेड़ा, बाबा तो है ही हैं, यूपी में काबा बाबा फेमस चल रहे हैं। तो जिस तरह से आप देखेंगे कि यूसीजी आया है, ब्राह्मण वहाँ पे विरोध कर रहा है, क्षत्रिय वहाँ पे विरोध कर रहा है, जब जब स्वर्णों ने विरोध किया है तो परिणाम कुछ और निकले हैं। मानते हैं आप? जैसे मायावती के समय में एक नारा हुआ करता था कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, सत्ता में नहीं आए। जब उसने कहा हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, तब जाकर के वह सत्ता में आए। फिर से जब उसमें बढ़ा आक्रोश तो फिर सत्ता से बाहर रहे। चाहे अखिलेश की बात कर दें, आज उत्तर प्रदेश दलित बहुल क्षेत्र है, मानते कि नहीं मानते? फिर भी वहाँ में इनकी सत्ता ना आना, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, अब उत्तर प्रदेश में जो है, हमने जब प्रधानमंत्री जी चुनाव होना था, लोकसभा की सीटों पे जो है चुने जाने थे, परिस्थितियां बदली थी। बीजेपी जो 400 पार का नारा दे रही थी, 400 पार का नारा जो है, जिन राज्यों से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, वहीं सबसे बड़ा नुकसान हुआ था। तो ऐसे में बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में चुनौती जरूर है, लेकिन फिर वही मैं कह रहा हूँ, विपक्ष जो है, पहली बात तो एकजुट नहीं है, और वहाँ पर जिस राजनीति के लिए उत्तर प्रदेश जाना जाता है, चाहे वो जाति की राजनीति हो, चाहे वो धर्म की राजनीति हो, उसको जो है उस राजनीति को समझने और उसको जो है अलग अलग वोटों में तोड़ने में माहिर बीजेपी है। ना, आप सही कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है, वहाँ पे मुख्यमंत्री आप देखेंगे एक स्वर्ण है, उप मुख्यमंत्री एक ब्राह्मण है, केशव प्रसाद मौर्य, मतलब वहाँ की जो सरकार चल रही है, इस पे भी आकलन करेंगे तो समीकरण आप देखेंगे तो तीनों को मिला करके चल रही है। देखिए, वही सबको एक सादे सब सदे सब सादे जाते। मैंने जैसे कहा, उत्तर प्रदेश जो है हमेशा जाति को प्राथमिकता देता है। जो उत्तर प्रदेश विकास को प्राथमिकता नहीं देता, उत्तर प्रदेश कार्य को प्राथमिकता नहीं देता, उत्तर प्रदेश अपराध को प्राथमिकता नहीं देता कि अपराध मुक्त प्रदेश हो। अभी आपने जैसे बताया, आपने ये कहा कि एक जो है क्षत्रिय है, एक ब्राह्मण है और एक जो है मौर्य है। महाराष्ट्र के बारे में क्यों नहीं कहा आपने? महाराष्ट्र में एक ब्राह्मण है, 2 क्षत्रिय है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति का गुणा गणित है। क्यों सबको साधना है? क्योंकि महाराष्ट्र जो है आज विकसित इसलिए है क्योंकि हम यहाँ जाति की चर्चा नहीं करते, जातिकरण यहाँ पे जो है हम उसकी बात नहीं करते। लेकिन उत्तर प्रदेश में यही दिखा के आपको वोट लेना है। महाराष्ट्र और अब मैं आपको बता रहा हूँ, अभिमुक्तेश्वरानंद जी पर भी इसी वजह से आरोप लगे। आप अब देखिए, मौनी अमावस्या के दिन वहाँ जाते हैं, पुलिस रोकती है, विरोध होता है, वहाँ उनसे उनका पोस्ट पूछा जाता है, आप शंकराचार्य हैं कि नहीं पूछा जाता है, और ये पूरा मामला जो है जहाँ तैयार हुआ है। और उसी एक हफ्ते के भीतर, मतलब 156(3) जो आईपीसी थी, वो 175(3) जो सीआरपीसी हुई है, उसी के तहत जो है ये कोर्ट जाते हैं। कोर्ट जो है हमेशा पूछता है
कि आपने पुलिस को इंक्वायरी का समय दिया, 1 दिन और 2 दिन के अंतराल पे लेटर पुलिस स्टेशन को भेजते हैं, पुलिस स्टेशन से फिर वो मेल से जाता है, फिर दूसरे दिन जो है उसको बाई पोस्ट भेजा जाता है, फिर तीसरे दिन जो है कोर्ट में सबमिट कर दिया जाता है, चौथे दिन जो है कोर्ट इंक्वायरी ऑर्डर करती है और 5वें दिन जो है पुलिस रिपोर्ट दे देती है। आप सीक्वेंस देखिए। मैं जब ये कहता हूँ कि आप देवेंद्र फडणवीस से सीखिए कि कितना कैसे जो है आपको शासन करना है। वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने शंकराचार्य जी पर ये आरोप लगाए हैं, उसका अपना इतिहास क्या है? जो अधिकारी जांच कर रहे हैं उन्हीं का बर्थडे मनाते हैं, उन्हीं के साथ घुले मिले रहते हैं, उनका कार्यकर्ता बन के काम करते हैं। जिस अधिकारी ने उनसे उनका पद पूछा था, उनकी प्रतिष्ठा पूछी थी, उसी अधिकारी के साथ जो है वो बलगैयाँ करके जो है देखे जाते हैं। ये आपको विवादों में लाके खड़ा करता है। आपकी अपनी स्थिति ये है कि आपके ऊपर सामूहिक बलात्कार, आपके ऊपर दूसरे आरोप सब लगे हुए हैं, और आप ये सोचिए कि आपके कृत्य से एक सरकार बदनाम हो रही है। वो सरकार बदनाम हो रही है जो आज के डेट में उत्तर प्रदेश को पिछले ही वर्ष जब महाकुंभ है, हो सकता है, और ये मैं बड़ी बात कह रहा हूँ। आप देखिए, महाकुंभ से उत्तर प्रदेश की सरकार जो है अब तक का सबसे बड़ा रेवेन्यू इकट्ठा करती है, सनातन के नाम पर इकट्ठा करती है। इतना बड़ा हादसा कोई चर्चा नहीं होता है, हम भूल गए क्योंकि हम पर सनातन इतना हावी है, हम भूल गए। लेकिन उसी सनातन, उसी के इस पे जो है भगवा को बदनाम करने के लिए कैसे एक व्यक्ति जो है आता है। आप मुझे बताइए, आप पत्रकार हैं, सुन लीजिए पहले, आप पत्रकार हैं। वो बटुक जिनकी जो शिखा पकड़ के पुलिस मारी थी, जो एक इमोशनल पिक्चर बन के लोगों के मन में गया, वही बटुक मिलते किसको है? तो वो महाराज जी को। मतलब उत्तर प्रदेश की वो पुलिस, उसको नहीं मिलते। उत्तर प्रदेश का एसपी, उसको नहीं मिलते। डीजीपी नहीं मिलते, योगी जी को नहीं मिलते। ये जो महाशय हैं, ये मतलब जेम्स बॉन्ड हैं। ये पुलिस, योगी जी को नया काम दे देना चाहिए उनको, या तो उनको गृह मंत्रालय दे देना चाहिए, या उत्तर प्रदेश का डीजीपी उनको इसी बात पे कि पॉक्सो जैसे केस में आपकी पुलिस ने काम नहीं किया तो एसपी से लेके डीजीपी से लेके थाने सबको जो है आप जो है सस्पेंड कर दो, और इनको जो है जिम्मेदारी दे दो कि बताइए क्या आदमी है, क्या महाराज हैं ये आरोपी जो इनको जाकर बता रहा है। आप भैया क्या, कौन सी अथॉरिटी हो जो आपको कोई जाकर बता रहा है कि मेरे साथ में ये हुआ है? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शंकराचार्य गलत हैं कि नहीं, लेकिन आप जब कोर्ट जाते हो और ये जिस तरह से ये 1 हफ्ते के भीतर पूरा का पूरा वाकया होता है, आप जो है विवाद में आते हो। और आप खुद नहीं, आपने यूपी पुलिस की छवि बनाने में आपने योगी जी की छवि खराब कर दी है। हालांकि अब मुक्तेश्वरानंद जी खुद जो है जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं, वो डायरेक्ट योगी जी को टारगेट कर रहे हैं। अब राजनीति की उन्हें कितनी समझ है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये पूरा का पूरा षड्यंत्र उत्तर प्रदेश पुलिस का है, उस व्यक्ति का है जिस व्यक्ति के पास। और आप बताइए, पुलिस के पास शिकायत जाती है, पुलिस जो है इस पॉक्सो जैसे मामले में पुलिस अपराध नहीं दर्ज करती है, और उस पुलिस पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उस एसपी पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उस डीजीपी पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, या गृह मंत्री जिसके पास हो, गृह मंत्रालय जिसके पास हो, कि आपके ऊपर जो है पॉक्सो जैसे केस पे शिकायत आती है, आपके यहाँ अपराध नहीं दर्ज होता है। और अपराध आता कब दर्ज हो रहे? वही मौनी अमावस्या के बाद। देखिए, सनातन आज के डेट में पूरे विश्व में मजबूत स्थिति में, ये सनातन को बदनाम किया जा रहा है। सनातन बदनाम हो रहा है, इस सारी चीजों को सनातन बदनाम हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। कैसे? आप बताइए कि एक भगवा पहने व्यक्ति को, आप भगवा पहने एक व्यक्ति
से एक आरोपी बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बच्चे थे, बच्चे उनके पास गए तो पुलिस को शिकायत दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, फांसी पर चढ़ा देना चाहिए था। अपराध करने वाले किसी व्यक्ति को नहीं बख्शना चाहिए। लेकिन अपराध किसके जरिए दर्ज करवाया जा रहा है, वो सबसे बड़ा मुद्दा होता है। आप मुझे बताइए, आज के डेट में पुलिस को वो व्यक्ति नहीं मिलते हैं, वो बच्चे नहीं मिलते हैं, डीजीपी को नहीं मिलते, उनकी खुफिया तंत्र को नहीं मिलता है। अब आप सोचिए, इतना बड़ा वहाँ मौनी अमावस्या मेला हो रहा है, वहाँ उनका खुफिया तंत्र नहीं था, वहाँ उनकी गाड़ी में जो है इतनी गलत गतिविधि हो रही है और वहीं वो बाहर बेचारे बैठाए गए हैं, उनको जो है बंधक बना के रखा गया है और उन्हीं गाड़ी में जो है वो सब हो रहा है और वहाँ का खुफिया तंत्र जो है उसको कुछ पता नहीं। ठीक है, आप आज की चर्चा में हम लोगों ने शंकराचार्य से लेकर के देश की राजनीति से लेकर के उत्तर प्रदेश की राजनीति से लेकर के काफ़ी सनातन से लेकर काफ़ी विषयों में चर्चा हमने किया और इसी तरह से हम आपको चर्चा में बुलाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।